Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nanak Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर 9th क्लास केमिस्ट्री जो हमारी नई बुक है इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने आइसोटॉप्स को देखा, आइसोटॉप्स की कंप्लीट डिटेल को स्टडी किया, उसकी एग्जांपल्स देखा, हमने कार्बन के आइसोटॉप्स देखे, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स देखे। तो स्टूडेंट्स आज का मैंने आपको कल बताया था कि आइसोटॉप्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हमारे आने वाले 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर ये टॉपिक जो है ये चलेगा। स्टूडेंट्स अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या है, मतलब ये आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप्स का कांसेप्ट वही वाला है कि एटम के ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ होगा। और वो मास नंबर मुख्तलिफ क्यों होगा? क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होगी। अब फ्रेंड्स इसके साथ एक पर्टिकुलर लफ्ज लग गया है यहाँ पर जो कि है रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव किससे क्या मुराद है, ये कौन से आइसोटॉप्स होते हैं आखिर जिन्हें हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहते हैं? स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कि जितने भी हमारे पास आइसोटॉप्स हैं उन तमाम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ क्यों होती हैं? वो फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ इस वजह से होती हैं क्योंकि उनका मास नंबर मुख्तलिफ होता है। समझ आ रही है ना? उनका मास नंबर क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। मास नंबर क्यों मुख्तलिफ होता है? क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। तो स्टूडेंट्स जब एक आइसोटॉप्स के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, मास नंबर मुख्तलिफ होती है, तो उनके प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं और यही बुनियाद है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की। समझ आ रही? हम देखते हैं इसमें आखिर होता क्या है। सेवरल आइसोटॉप्स, सेवरल का मतलब होता है कई सारे। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऐसे एलिमेंट के हमारे पास ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास मुख्तलिफ हो। क्यों मुख्तलिफ हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ होने की वजह से। और सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के जो मुख्तलिफ आइसोटॉप्स हैं, एग्जिस्ट का मतलब होता है वजूद रखना, वजूद रखते हैं उस न्यूक्लियाई जिनके न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियाई है ना, न्यूक्लियस की जमा है, एक को न्यूक्लियस कहते हैं, जमा को न्यूक्लियाई कहते हैं, आर अनस्टेबल। स्टूडेंट्स ये देखें अनस्टेबल क्या होता है? एक लफ्ज होता है आपका स्टेबल, मिसाल के तौर पर जिस तरह मैं अभी रिलैक्स खड़ा हूं, स्टेबल हूं। लेकिन अगर फर्ज करें कि मैं हवा में किसी भी वजह से, ठीक है, मैं हवा में थोड़ा सा ऊपर हो जाऊं, ठीक है, हवा में लटक जाऊं, या फर्ज करें यहाँ मेरे पास लोहे का रॉड है, मैं उससे लटक जाऊं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? अनस्टेबल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं जो है मेरी एनर्जी ज्यादा हो गई है, मैं थोड़ा सा ऊपर चला गया हूं, मेरी एनर्जी ज्यादा है, मैं अब अनस्टेबल हो जाऊंगा। मैं स्टेबल कब होऊंगा? जब मैं जमीन के ऊपर होऊंगा। समझ आ रही है ना? अब मैं स्टेबल हूं। स्टूडेंट्स जब हमारे पास एटम्स के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है स्टेबल और अनस्टेबल का। हमारे पास होता क्या है, ये एक एटम का इफेक्ट कर, ये न्यूक्लियस है। देखिए स्टूडेंट्स न्यूक्लियस में होता क्या है, तो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब आइसोटॉप्स में क्या होता है, इनका मास नंबर क्या मुख्तलिफ होता है क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन्स जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। अब देखिए कुछ एटम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम ट्रिटियम को ही ले लेते हैं, नॉर्मल, ठीक है, आपने पढ़ा, हमने कल पढ़ा कि प्रोटियम जो है उसके अंदर तो कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है, ड्यूट्रियम के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है, ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन ज्यादा है, 2 न्यूट्रॉन्स है, तो ऐसे आइसोटॉप्स जिनके अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं स्टूडेंट्स, उनका न्यूक्लियस है ना जो अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल से मुराद है, ठीक है, वो बस कोशिश करता है कि मैं किसी तरह से ना नॉर्मल हो जाऊं, किसी तरह से मैं वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाऊं। तो वो क्या करता है, जितनी इजाफी चीजें हैं उनको खारिज करना शुरू कर देता है। समझ आ रही है? तो जो वो खारिज करता है, जो वो चीजों को खारिज करता है वो हमें शुआओं की शक्ल में नजर आती है, रेडिएशंस की शक्ल में नजर आती हैं वो चीजें बाहर निकलती हुई, ठीक है, वो हमें चीज ग्लो करती हुई, चमकती हुई नजर आती है, जिनसे वो शुआएं निकल रही हैं। तो हम ये कह देते हैं ये जो चीज है ना ये रेडियो एक्टिव है, इससे रेडिएशंस निकल रही है, इससे शुआएं निकल रही हैं। समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स? तो वो एक ऐसा एलिमेंट जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि उसके पास जरूरत से ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उसका मास नंबर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? जरूरत से ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास अनस्टेबल होगा। और जब वो अनस्टेबल होगा तो वो क्या करेगा? वो शुआओं को खारिज करेगा, रेडिएशंस को खारिज करेगा, ठीक है। और वो रेडिएशंस क्या होंगे? वो इजाफी न्यूट्रॉन्स ही होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होंगे जो कि न्यूक्लियस के अंदर से निकल रहे होंगे, और यही हमारे पास है ये रेडिएशंस हैं। तो हम स्टूडेंट्स देखते हैं इसकी डेफिनेशन को आगे। एमिट, एमिट का मतलब स्टूडेंट्स है खारिज करना। एमिट का क्या मतलब होता है? खारिज करना। ये खारिज करते हैं एक्सेस एनर्जी। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। देखिए मैंने आपको बताया ना कि जब एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा हैं तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? जब न्यूट्रॉन्स वहां पर ज्यादा हैं तो वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास वो क्या करेंगे? वो ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेंगे, और वो जब ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेंगे तो ही वो स्टेबल होंगे ना। तो वो क्या करते हैं? वो एक्सेस एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, शुआओं की शक्ल में।
समझ आ रही है स्टूडेंट को शुआएं क्या हो सकती हैं, वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हो सकते हैं, सिर्फ प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। क्लियर। अब ये जो स्टूडेंट प्रोसेस है ना एमिशन ऑफ रेडिएशंस का, ठीक है, शुआओं को खारिज करने का ये जो अमल है हमारे पास, इस अमल को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिविटी। किसका नाम देते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और वो आइसोटोप जो कि एमिट करते हैं, मतलब क्या होता है, खारिज करना, ठीक है, इस एनर्जी को खारिज करता है, उसे हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। मैं इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को दोबारा बता दूं, हमारे पास कुछ आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट के, ऐसे एटम्स हैं जिनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो कुछ आइसोटॉप्स के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से उसका जो न्यूक्लियस है ना वो अनस्टेबल हो जाता है। जब वो अनस्टेबल होता है ना, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। जब उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो अपने अंदर से उन इजाफी चीजों को बाहर निकालता है। जब वो बाहर निकलती है तो हमें ऐसा लगता है उसके अंदर से शुआएं निकल रही हैं, रेडिएशंस निकल रही हैं। ये जो अमल है ना शुआओं के निकलने का, रेडिएशंस के निकलने का, इसे हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिविटी का। किसका नाम देते हैं, रेडियो एक्टिविटी का। और वो एलिमेंट, वो चीज, वो आइसोटोप, वो एटम, ठीक है, जिसमें से एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो शुआएं निकलती हैं स्टूडेंट्स, उसे हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। किसका नाम देते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। आपके बुक के अंदर एक एग्जांपल दी गई है ट्रिटियम की। किसकी एग्जांपल दी गई है, ट्रिटियम। ट्रिटियम क्या था स्टूडेंट्स, पहले हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम है। ट्रिटियम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक मास 3 है, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स दो होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। जबकि हाइड्रोजन के बाकी जो आइसोटॉप्स हैं, जो प्रोटियम और ड्यूट्रियम, वो स्टेबल हैं। अब ये रेडियो एक्टिव, इसका क्या मतलब है, इसके अंदर से शुआएं निकलेंगी, रेडिएशंस निकलेंगे। जबकि ये बाकी जो प्रोटियम और ड्यूट्रियम वो क्या है, स्टेबल है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। अगर 2 आइसोटॉप्स हाइड्रोजन, वो कौन से हैं, प्रोटियम है और स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा क्या है, ड्यूट्रियम। ये दोनों क्या है, स्टेबल हैं और दोनों किसी भी किस्म की शुआओं को खारिज नहीं करते। आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, मैं उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और वो है रेडियो एक्टिव डिके। क्या है स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव डिके। डिके का मतलब स्टूडेंट्स होता है खत्म होना। डिके का क्या मतलब होता है, खत्म होना। अब रेडियो एक्टिव डिके से क्या मुराद है, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खत्म होना। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, मैंने आपको अभी बताया है, कैसा एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा है और वो अनस्टेबल है और वो क्या कर रहा है, इजाफी चीजों को शुआओं की शक्ल में खारिज कर रहा है। समझ आ रही है, इसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके होना, का खत्म होना, इसे हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव डिके का। इसका नाम देते हैं रेडियो एक्टिव डिके। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, आपके बुक के अंदर लिखी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। When a radioactive element, जब एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, एमिट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको भी बताया था, खारिज करना। जब वो खारिज करेगा, किसको खारिज करेगा, रेडिएशंस को। जब वो शुआओं को खारिज करेगा फिर क्या होगा, इट इज ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बदल जाना, तब्दील हो जाना। तो इट इज ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल जाएगा, किसके अंदर बदल जाएगा, इनटू एन अदर केमिकल एलिमेंट, एक और दूसरे केमिकल एलिमेंट के अंदर। समझ आ रही है ना, मतलब अब वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के अंदर तब्दील हो गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो अमल है ना, ये जो प्रोसेस है, इसे हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव डिके। किसका नाम देते हैं, रेडियो एक्टिव डिके का नाम देते हैं। मिसाल मैं आपको दोबारा बताता हूं, जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, एमिट करेगा रेडिएशंस को, शुआओं को, तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। स्टूडेंट्स आपने पास एम रखनी है कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब चाहती हैं कि हम ना स्टेबल हो जाएं, हम सब जो हैं वो एक नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाएं, आराम की स्टेट के अंदर आ जाएं। सारी चीजें इसी तगोदो में लगी होती हैं। ठीक है, अब देखिए ना, ये मार्कर है, ये यहाँ पे पड़ी है तो ये स्टेबल है, इसको नीचे सहारा है। अब यहाँ पे रखेंगे ये अनस्टेबल, इसको छोड़ेंगे, वापस जगह पे आना चाहिए जहां पे इसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, हर चीज जो है वो स्टेबल होना चाहती है। हम अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं, वो किस तरह से स्टेबल होते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, इनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, हाईली एनर्जेटिक है। तो वहां से जो इजाफी चीजें जो रेडिएशंस की शक्ल में, जो शुआओं की शक्ल में निकलती हैं, वो एटम्स क्या चाहते हैं, वो एटम्स चाहते हैं कि हम इजाफी चीजों को, वो चीजें जो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, जो चीजें हमें अनस्टेबल कर रही हैं, हम इनको बाहर निकाल दें और इनको बाहर निकाल कर हम क्या हो जाएं, हम स्टेबल हो जाएं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास होता क्या है, जब एटम्स ये तगोदो करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं,
तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इजाफी चीजें निकालनी है न्यूक्लियस के अंदर से, तो प्रोटॉन्स भी निकलेंगे, न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों निकलेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, तो क्या होगा, हमारे पास एक एटम का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। जब एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका एटॉमिक एटम की सारी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी यही चीज है, हम इसके एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यूरेनियम है हमारे पास, ये क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम हमारे पास एक एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आप इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने इसका एटॉमिक मास को भी याद रखना है और एटॉमिक नंबर को भी। आपको पता होना चाहिए जो यूरेनियम है 23892, क्या है? 23892, ये यूरेनियम का एटॉमिक मास है और ये यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है, आपको याद होना चाहिए 23892। अब ये क्या है, इसके अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, जब इसके अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या होगा, ये अपने अंदर से जो ठीक है अपने न्यूक्लियस के अंदर से ना कुछ चीजों को खारिज करेगा, बाहर निकालेगा। जब ये बाहर निकालेगा स्टूडेंट्स एनर्जी की शक्ल में, रेडिएशन की शक्ल में, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर उसने आपके इनके अंदर सिर्फ एनर्जी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यूरेनियम से क्या निकलता है फ्रेंड्स, यूरेनियम से निकलते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई, और इसे ही तो हम अल्फा पार्टिकल्स का नाम देते थे। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने मेरा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जब हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुना है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स और कुछ नहीं होते, सिर्फ हीलियम के न्यूक्लियाई को कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास फर्स्ट हीलियम एक एटम है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन्स हैं और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप क्या करें, हीलियम का सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर ना करें, इसका सिर्फ न्यूक्लियस ले लें। देखिए ना, हीलियम का न्यूक्लियस ले लेंगे जब आप, तो यहाँ पे देखिए 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हीलियम का न्यूक्लियस है, असल में ये अल्फा पार्टिकल है, और जो यूरेनियम है ये इसको रिलीज करता है। देखिए ना, यहाँ पे 238 है, 238 में से 4 निकल गया, बाकी कितना रह गया, 234 रह गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 निकल गया, तो 92 में से 2 निकला तो क्या आ गया, 90 आ गया। क्लियर? जब एक यूरेनियम के एटम में से जब एक अल्फा पार्टिकल, अभी अल्फा पार्टिकल है ना फ्रेंड्स, ये हमें रेडिएशन की शक्ल में, शुआ की शक्ल में, एक रेडिएशन की शक्ल में नजर आएगा कि वो रेडिएशन निकल रही है इससे। तो जब ये रेडिएशन निकल जाएगी इससे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास थोरियम के अंदर। इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरा केमिकल एलिमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, थोरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरियम। अब देखिए अगर आपको यूरेनियम याद हो गया तो आपको अगर खुद ब खुद याद हो जाएगा। आपको पता है यूरेनियम क्या है, 23892 है, तो उसमें से हीलियम का न्यूक्लियाई जब निकल गया तो 4 और 2, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियाई का तो 4 और 2, 238 में से आप 4 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 234 आ जाएगा थोरियम का एटॉमिक मास, और उसका एटॉमिक नंबर आपने निकालना है, तो 92 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज जब निकल गई ना इसके अंदर से, जब यहाँ से 4 निकल गया, यहाँ से 2 निकल गया, तो ये थोरियम में कन्वर्ट हो गया हमारे पास। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे प्लान किया, उसको देखते हैं, वो जो न्यू एलिमेंट है, यहाँ पे न्यू एलिमेंट बना, वो स्टेबल भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? स्टेबल भी हो सकता है, लेकिन वो अनस्टेबल भी तो हो सकता है ना। वो स्टेबल भी हो सकता है और मे बी रेडियो एक्टिव। क्या वो ऐसा भी हो सकता है कि जो नया एलिमेंट बना है, ठीक है, वो क्या हो, वो भी अनस्टेबल हो। तो स्टूडेंट इस केस में क्या होगा, वो जो अनस्टेबल होगा वो भी चाहेगा कि मैं भी क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। तो वो स्टेबल कैसे होगा स्टूडेंट्स, वो भी अपने अंदर से कुछ चीज खारिज करेगा, किसी चीज को एमिट करेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है हमारे पास ये भी रेडिएशंस को जब एमिट करेगा तो फिर जाके वो स्टेबल होगा। फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पर जो थोरियम है हमारे पास, अब ये भी हमारे पास अनस्टेबल है, जिसमें वहां पे क्या है, हम ये एग्जांपल जब देखेंगे ना बिस्मथ के, तो बिस्मथ की जब हम एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज आ रही है वो स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे यूरेनियम जब टूट रहा है, यूरेनियम जब कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास जो थोरियम बन रहा है ये अनस्टेबल है। तो स्टूडेंट्स थोरियम जब अनस्टेबल है तो ये क्या होगा, ये मजीद जो है डिसइंटेग्रेट, इंटेग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इंटेग्रेट इकट्ठा करना, डिसइंटेग्रेट मतलब इकट्ठा ना करना, अलग अलग करना, तोड़ देना। इसका मतलब क्या होगा, टूट जाता है इनटू प्रोटेक्टेनियम। स्टूडेंट्स ये भी पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, प्रोटेक्टेनियम। क्या नाम है इसका? प्रोटेक्टेनियम। क्या नाम है स्टूडेंट्स? प्रोटेक्टेनियम। मेरे साथ दोबारा पढ़ें, प्रोटेक्टेनियम, प्रोटेक्टेनियम। आपने इसको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। इसका एटॉमिक मास क्या होगा, 231, और इसका होगा 91। तो आपने देखिए यहाँ पे स्टूडेंट थोरियम जो है 234 जो है ये 90 में, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये टूट गया किसके अंदर, प्रोटेक्टेनियम के अंदर, और एनर्जी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो एक कोर पार्टिकल है हमारे पास ना, ये पार्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, ठीक है। हम इसको फिर कभी
किसी और चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आपके बुक के अंदर जिक्र नहीं है। अब ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ से तो आपने इनमें से 4 माइनस किया, 2 माइनस किया, हीलियम का न्यूक्लियर माइनस किया तो थोरियम बन गया। अभी जो शुआएं हैं ये एक तरह की नहीं निकलती, कई तरह की निकलती हैं। हम कईयों को मैं आपको नाम बता देता हूँ। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं, गामा रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, 3 तरह की होती हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेडिएशन, अभी 3 तरह के होते हैं। तो इसके अंदर से किसी दूसरी तरह की शुआएं निकलती हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है एज इट इज। इसी तरह से याद रखना है कि जो थोरियम है, ठीक है, 234 और ये 90 ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटैक्टेनियम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटैक्टेनियम में। और प्रोटैक्टेनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 231 और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 91। स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने याद रखना है। प्रोटैक्टेनियम और साथ इसमें से एनर्जी रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आगे स्टेबल हो जाती हैं चीजें। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखें आप बिस्मुथ की एग्जांपल देखें, आपकी बुक में 2 एग्जांपल देखी गई हैं। फिर बिस्मुथ को भी आप लोग याद रखेंगे, 210 इसका एटॉमिक मास है, ठीक है, और 83 इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। और स्टूडेंट्स इसमें से भी अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर से भी वो अल्फा पार्टिकल जो जिस तरह की शुआएं यूरेनियम के अंदर से निकल रही थी ना, इसी तरह की शुआएं बिस्मुथ के अंदर से भी निकलती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप वही लगा सकते हैं, पहले में से 4 माइनस करते हैं, दूसरे में से 2 माइनस करते हैं। तो 210 में से 4 निकला तो क्या आ गया? 206। तो 83 में से 2 निकला तो क्या आ गया? 81। ये हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट? थेलियम। क्या बन गया? थेलियम। तो बिस्मुथ है ना जो स्टूडेंट्स, बिस्मुथ में से बिस्मुथ क्या है? ये हमारे पास एक एटम है। बिस्मुथ आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे ना बिस्मुथ, तो हमारे पास एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट का जो आइसोटोप है ना, ये रेडियो एक्टिव है। क्यों रेडियो एक्टिव है? क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स हमारे पास ज्यादा है, और न्यूट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इसका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है। और वो कोशिश कर रहा है कि मैं जो है वो किसी तरह इजाफी चीजों को बाहर निकाल दूं और मैं क्या हो जाऊं? मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं आराम की हालत में आ जाऊं। तो इसी कोशिश के अंदर वो लगा हुआ है, और इसी कोशिश के अंदर वो क्या हो रहा है? वो दूसरे एलिमेंट के अंदर क्या हो रहा है? दूसरे केमिकल एलिमेंट के अंदर तब्दील हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है? रेडियो एक्टिव डिके है। तो आपने इसको याद रखना है। बिस्मुथ क्या होता है? 210 और 83 इसका एटॉमिक नंबर, ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। देखिए ना यहाँ पे सिर्फ आपने यूरेनियम याद रखना होगा, यूरेनियम याद रखना होगा, प्रोटैक्टेनियम और थीलियम, बाकी आप लोगों को याद हो जाएगा। अब यूरेनियम जब आप लोगों को याद होगा ना, यूरेनियम का क्या है? 23892। जब उसमें से एक हीलियम का न्यूक्लियर या अल्फा पार्टिकल निकल गया बाहर, तो हमारे पास वहां पर क्या बचेगा फ्रेंड्स? वहां पे हमारे पास बचेगा थोरियम। थोरियम को TH से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा h लगाना आप लोगों ने, ठीक है। अब 238 में से वहां पे 4 निकल गया, 234, इसके एटॉमिक नंबर 92 में से 2 निकल गया, तो इधर 90 आ गया, ठीक है। ये थोरियम है हमारे पास, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर, और साथ इसकी जो एनर्जी निकली वो अलग। तब थोरियम जो है ये भी अनस्टेबल है, तो आगे टूट जाएगा प्रोटैक्टेनियम के अंदर। प्रोटैक्टेनियम के अंदर स्टूडेंट्स को आप लोगों को याद रखना है, इसका 234 वहां पे 231 हो जाएगा, यहाँ पे 90 था वहां पे 91 हो जाएगा। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को दूसरी एग्जांपल भी आनी चाहिए। जो बिस्मुथ है, 210 इसका एटॉमिक मास है और 83 इसका एटॉमिक नंबर है। जब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? थीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और थीलियम का एटॉमिक मास क्या होगा? 206, और उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा 81 उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। दोनों ही आप लोगों से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछेगा बताएं डिफाइन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, तो आपसे पूछेगा डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, तो आप लोगों ने इसको बताना है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिव डिके, इसकी डेफिनेशन तो फ्रेंड्स आप लोगों ने करनी ही करनी है, साथ इसकी एग्जांपल्स भी आप लोगों ने लाजमी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके अलावा हमारे बुक के अंदर ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे हर साल जो है हमारे जिस्म जो है वो तकरीबन 98% अपने एटम्स को क्या करता है? रिप्लेस करता है। तो आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, 98% आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं।